पिक्चर चालू करो बे। और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? क्यों नहीं? देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको पूरा बताता हूं कि ये इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है उस तरह से हुआ। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आप बोल ना। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, ऑर्गेनाइज्ड लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल केवल दे देता हूं। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करती है और 3 दिन 4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी, उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट्स थे उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहां सीरम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से, समझ रहे हो ना? वेस्ट बंगाल गए हैं। आपको मैंने किसने आज किसने तक पर दिए? ही कहा था, आपको मैं जो फिर पैसे मिले कहूंगा, आपको किसने किसने दिए? अंजना जी, सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करे। 10 साल हो गए, 10 साल में एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, ठीक है, अब केवल जवाब आप दीजिए। आरोप लगाकर चले जाएंगे। गौरव जी, एक जवाब अंतिम दीजिए। बात कहना एक अंतिम चाहूंगा, बात कह रहे हैं। इसमें एक नवयुगा कंपनी है कि अभी 41 मजदूर फंसे थे और तमाम लोगों ने उस कंपनी के नाम को बचाने का प्रयास किया था। उस कंपनी से पैसे लिए हैं इन्होंने। कोरोना में यशोदा हॉस्पिटल यहीं नोएडा में था, उसने जिस तरह से उससे भी पैसे ले लिए और तो और उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज्ड लूट का एग्जाम्पल सामने है। ये एक पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी।
पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है, पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपके वक्त का भी यही है पूरी कहानी। देखिए, आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर? कौन कौन सी कंपनी से लिया, आप भी बताइए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर कहूंगा उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए, इनका एक खास बात और है। देखिए, बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा। फिर बहस में यही होता है। फिर ये कहूंगा, आप इसके अंदर एक क्रोनोलॉजी और है। 2018-19 लोकसभा का चुनाव, 2018 5 राज्यों का, छोटे राज्यों का चुनाव, उसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है। जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते थे। हम तो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप? मैंने अभी भी चैलेंज किया, पेट्रोल डीजल पे मुझे जवाब नहीं मिला। गौरव जी, बता दीजिए कि एक FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। थोड़ा सा रुक जाइए। IPC में बदलाव करेंगे, सब चीजें करेंगे। चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुद्दा ये है कि बीजेपी 80 सीटों पर यूपी में लड़ रही है। 16 सीटों पर वो नंबर 2 पोजीशन पे थे पिछली बार। वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जाकर जमीन पर जल्दी से जल्दी स्टेट बाय स्टेट। पश्चिम बंगाल तो निकल गया, ममता जी के साथ नहीं हो पाया, उन्होंने अपने पार्टनर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। जल्दी से जल्दी मैदान पर उतरकर लोगों को कन्विंस करना होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। से तो देश ये पूछ रहा है कि आपने जो 10 साल में वादे किए थे उसमें आपने कितने पूरे किए? और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद था, जो इनकी देशभक्ति थी, जो इनकी फकीरी थी, जो इनकी ईमानदारी थी, जो इनकी 24 घंटे काम करने की चेहरा था, वो तो दर पर दर सब कुछ साफ होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ठीक है, चंदा आप लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन क्या कोरोना महामारी में भी आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा के नाम पर पैसा ऐंठ लेंगे? पहले मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह पहले नहीं जाते थे, पहले सांभा और कालिया जाते थे। तो पूरे देश में पहले ईडी और सीबीआई जाती है कंपनियों के पास, पहले ब्लैक लिस्टेड करती है, धमकी देती है, गब्बर सिंह बाद में वसूली करते हैं। अब जब वसूली की सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गब्बर सिंह की देश के सामने रख दी, तो अब समझ में आ रहा है कि असली गब्बर सिंह कौन है, असली भ्रष्टाचारी कौन है, किसने लूटा है देश को, किसने बर्बाद किया है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन 24-24 घंटे काम करता रहा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे किसानों के लिए काम करते तो किसानों की आय दोगुनी हो जाती है अंजना जी। बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करते तो रोजगार मिल जाते। महंगाई कैसे कम होती है इस पर काम करते तो महंगाई कम हो जाती। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम चुनाव के समय नहीं कम करने पड़ते। अगर सीमा की सुरक्षा पर काम करते तो आज देश की सीमाएं सुरक्षित होती। लेकिन हमें भरोसा है, मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आज की डिबेट में जब कल डेटें आनी है, आचार संहिता लागू होनी है, एक दिन, तारीखों के एक दिन पहले कह रहा हूं, पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं पाने जा रही है, सरकार बदलने जा रही है। और जो हमारे नेता कहते हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से जीत के गए थे वो उत्तर प्रदेश से ही हार के सरकार से हटने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आनंद दुबे जी महाराष्ट्र पर आते हैं और यहाँ की 48 सीटों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़ाई भी काफी हद तक ये तय करेगी। क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई शायद तय करेगी कि इस बार नतीजे क्या होंगे।
क्योंकि दोनों फैक्शंस, चाहे वो शरद पवार के गुट में हो, अजित पवार अलग हो गए, या फिर उद्धव ठाकरे आपके गुट में, चाहे शिंदे साहब उधर चल गए, महाराष्ट्र के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे कि कौन कुर्सी पर बैठेगा या फिर किसकी कितनी सीटें आएंगी। बारामती में देखिए, नाभी से सुप्रिया सुले और वहां पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में है बारामती सीट पे, और दोनों एक दूसरे पर धमकाने का और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लड़ाई घमासान है, तैयारी कैसी है? सीट शेयरिंग में मामला सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ? अंजना जी नमस्ते। आपके और आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ भारत न्याय यात्रा चल रही है। कल थाने में मुंबई के पास वहाँ रैली है और परसों 17 मार्च को एक बहुत बड़ी सभा है मुंबई के शिवाजी पार्क। हम समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना काम चल रहा है, साथ ही साथ सीटों को लेकर एक समन्वय समिति बनी हुई है जो बहुत ही जल्द सीटों का बंटवारा करके आपके माध्यम से देश और राज्य की जनता को बता देगी। हमारे यहाँ न कोई विवाद है, न कोई प्रॉब्लम है, न कोई समस्या है। हम लोग एक हैं, महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तैयारी कर रही है। अब एक बात कह देता हूं कि आजकल एक नारा निकला है, अब की बार 400 पार। देश ने इसके पहले भी 2-4 जुमलों को सुना है, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जुमले बीजेपी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आती है, बड़े स्पेशलिस्ट लोगों को लगाती है कि आप अच्छा स्लोगन लिख के दीजिए जो देश की जनता को सुनने में अच्छा लगे। केवल सुनने में अच्छा लगता है, धरातल पर उसका कोई काम नहीं होता। चुनाव के पहले 2 रुपया पेट्रोल के दाम कम कर देना, चुनाव के पहले गैस सिलेंडर के 100-200 रुपए दाम कम कर देना, और चुनाव जैसे ही हो जाए फिर 200-300 बढ़ा देना, फिर पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ा देना। तो इन सब चीजों से अब जनता निजात पाना चाहती है। जनता के सामने जो 4 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व रखती हैं, किसान, नौजवान, गरीब और महिला। किसान एमएसपी को लेकर आपके साथ नहीं खड़े हैं, जो हमारे नौजवान हैं बेरोजगारी की वजह से आपके साथ नहीं खड़े हैं, हमारी माताओं बहनों के घर का बजट बिगड़ गया है, वो आपके साथ नहीं। जवाब दीजिए, बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। लोग जी जवाब दीजिए। और लगभग देखिए 52 सीटें आपने 19 में जीती थी, लेकिन 190-96 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सके उसको विक्ट्री? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल और डीजल पर बता दूं, 9.5 साल तक देश की जनता को लूटा और उसके बाद 2 रुपए कम करके अब मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। ये सरकार है। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 30 की 30 कंपनियां जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई और अगले हफ्ते पैसे आ गए। इसको हफ्ता वसूली सरकार। अब समझ आ रहा है कि 50-50 खोखों में एमएलए कहां से खरीदे जा रहे थे। अब समझ आ रहा है कि 18-18 घंटे ये जो नेशनल डाकू अलायंस की सरकार चल रही थी वो कहां पर डाका डाल रही थी। आज भी सरकार छुपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फटकार लगाई है। 3500 के करीब बॉन्ड छुपा गए। 2018 से 19 चुनाव का समय था, 18 में भी 19 में भी। क्या मित्र मंडली के बॉन्ड तो नहीं थे वो? हम जानना चाहते हैं कि गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब दूंगी। यूनिक आइडेंटिटी नंबर को क्यों छुपाया गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है बड़ी चालाकी से। आज एसबीआई का वकील वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, 2-3 दिन और ले लो, उसमें और मैनिपुलेशन कर लो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या छुपाना है। पीएम केयर्स फंड पर भी यही हुआ था। अब समझ आया कि शेल कंपनीज की बात मोदी जी बार बार क्यों करते थे। इसमें तमाम शेल कंपनियों के पैसे तो नहीं है, उस जांच से तो नहीं भाग रही है कंपनी। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद भी ये निर्लज्जता के साथ सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे भाई आपकी तो 56 इंच की सरकार है, पकौड़े तल रही है सरकार, जांच कराओ ना। 2014 के बाद बार बार पूछता हूं कि एक जांच पूरी हुई हो तो बताइए मुझे। 2,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे ताबूत कांड वालों, 10 साल हो गए आपको। ताबूत कांड वालों कम से कम जांच तो करा लो। जिस दिन राफेल की जांच होगी तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी। जिस दिन जांच होगी अडानी के तमाम शेयर्स की पूरी तरह से, एसबीआई के और तमाम जो डायरेक्टर्स हैं और सेबी के डायरेक्टर्स हैं, जब उनके ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर है। आज भी आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, आज भी आप छुपाना चाहते हैं सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाना चाहते हैं। याद होगा पिगेसिस और राफेल में भी जिस तरह से एफिडेविट दिए गए,
और किस तरह से शनिवार और इतवार को एक केस के अंदर एफिडेविट को बदला गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय के जितने तमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई जजेस थे, नोटबंदी को भी ठीक ठहरा गए, राफेल की भी जांच नहीं होगी, कोई राज्यसभा चला गया, किसी को कहीं पर कुछ मिल गया, कोई किसी कमीशन में चला गया, जिसने चिदम्बरम साहब के खिलाफ ऑर्डर पास किया उसको वो एक कमीशन का वो चेयरमैन बन गया। आज पूरी तरह से मैं कहूंगा 2 मांगे हैं कि चंद्रचूड़ साहब को तुरंत सुरक्षा दी जाए, जज लोया वाला हाल ना हो जाए इनका कहीं, कि कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। दूसरी मेरी मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और अगर हिम्मत है बीजेपी के प्रवक्ता में तो इस मेरी मांग का समर्थन करके जाएं कि आपने अगर कुछ नहीं किया है तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस पूरे स्कैंडल की, इस लूट की जांच करे। अगर हिम्मत है तो कहिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।